आजकल के ज़माना में भी आप देखे होंगे कि कोई घर ऐसा है कि घर में अगर लड़की जन्म ले ले तो मिठाई बांटना तो दूर की बात है, छठियार तक नहीं कराते हैं लोग। अब वही घर में अगर लड़का जन्म लिया तो गली मोहल्ला पूरा मिठाई खिलाएंगे, धूमधाम से छठियार मनाएंगे। विवाह करने के लिए स्त्री सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में स्त्री जन्म ले तो दुख प्रकट करते थे। अजीब लीला है। बहु विवाह का मतलब यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि बहू से शादी कराना। ये बहु विवाह का मतलब बहू से शादी करना नहीं। बहु विवाह का मतलब होता है सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है कि अमरूद के पेड़ पर आम नहीं आते। जनाब, सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है कि अमरूद के पेड़ पर आम नहीं आते। और दोस्ती हमेशा पागलों से रखना, क्योंकि समझदार वक्त पर काम नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताएंगे कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, किस काल में महिलाओं की कैसी स्थिति थी, महिलाओं के क्या योगदान थे। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी पॉइंट के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया है जो आपके एग्जाम से ताल्लुक रखता है। हमने उसमें ये बताया है कि संस्कार क्या होते हैं, संस्कार के क्या अर्थ होते हैं, 16 संस्कार कौन कौन से हैं, कौन से संस्कार के क्या उद्देश्य हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि संस्कार से रिलेटेड आपके एग्जाम में अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या महिलाओं की स्थिति दयनीय थी या महिलाओं की स्थिति बुरी थी। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो महिलाओं की स्थिति को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है, और एक एक करके पॉइंट वाइज सब कुछ आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाता है। तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत में महिलाओं के दशा का वर्णन करें। तो महिलाओं की स्थिति कहिए, महिलाओं की सिचुएशन कहिए, महिलाओं की दशा कहिए, दोनों एक ही होता है। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे प्राचीन भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होना। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें? समान अधिकार प्राप्त होना। इसका मतलब कि प्राचीन भारत में जो भी महिलाएं थीं उनको समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि जो अधिकार पुरुष को दिया जाता था वही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त था। इसको बोलते हैं समान अधिकार प्राप्त होना। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, एक काव्य है, एक पुस्तक है। तो मनुस्मृति में इसका चर्चा किया गया है कि स्त्रियों के अभाव में, मतलब कि महिलाओं के अभाव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। इसका मतलब प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो उसके लिए क्या उत्तरदायी है? स्त्रियों का होना अनिवार्य है। किसके अनुसार ये बात कही गई है? मनुस्मृति के अनुसार। यहाँ से हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है कि स्त्रियों के अभाव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। इस तरह से आप सजा कर एक एक करके पॉइंट वाइज लिखेंगे, नंबर आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अलग अलग काल में या अलग अलग समय में महिलाओं की अलग अलग स्थिति बताई जाती है, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। अब 2-3 इसमें दर्शाएंगे। जैसे पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति। सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो 1 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, और उसमें लिखना शुरू करेंगे साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य का मतलब होता है खुदाई जब हुआ था तो वहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साक्ष्य का मतलब कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर यह पता चला है कि नारी पूजा की प्रथा प्रचलित थी। इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता में नारियों की पूजा की जाती थी, नारी प्रथा प्रचलित थी, ऐसा साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, खुदाई में ऐसा प्राप्त हुआ है।
सिंधु सभ्यता में महिलाओं का मुख्य कार्य क्या होता था? शिशु का पालन पोषण करना। उनका मुख्य कार्य क्या होता था? शिशु का पालन पोषण करना। इसका मतलब कि छोटे बच्चों को जन्म देना और उसका लालन पालन करना, उसका पालन पोषण करना, उसकी देखभाल करना। किसमें? सिंधु सभ्यता में। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के लिखेंगे सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, और लिखेंगे साक्ष्य के आधार पर यह ज्ञात होता है, या साक्ष्य के आधार पर यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में नारी पूजा की प्रथा प्रचलित थी। नारियों का मुख्य कार्य शिशु का पालन पोषण करना तथा उनकी देखभाल करना था। अब यहाँ से अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की क्या सिचुएशन थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के समान अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं को एक समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि जो अधिकार पुरुष को दिए जाते थे वही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त थे। पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त था। इसका मतलब कि महिलाओं को ऐसा फिक्स नहीं था कि वे 4 दीवार के अंदर ही बंद रहेंगी, पर्दा के पीछे ही रहेंगी, घर में ही रहेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है? पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया था कि उनको जो करना है, जो लीगल हो, जो उनके भलाई के लिए कुछ काम करना हो तो वे कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव। पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव का मतलब होता है कि महिलाएं, उस वक्त की महिलाएं घर के अंदर या पर्दा के पीछे बहुत कम रहा करती थी। उनको स्वतंत्रता थी, वे आज़ाद थी, वे जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी, जो चाहे वो कर सकती थी। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है? पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव। उस समय पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। उपनयन संस्कार लड़कों को तो होता ही था, बच्चों को तो होता ही था। बच्चों के साथ साथ महिलाओं के भी उपनयन संस्कार कराए जाते थे जब उनका उम्र होता था तब। 16 संस्कार में से उपनयन संस्कार भी एक ऐसा संस्कार है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो 16 संस्कार के बारे में हम इसके पीछे वाला वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। इसके अलावा धार्मिक कार्य में भागीदारी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ में शामिल होने का उनको मौका दिया जाता था, उनको अवसर दिया जाता था। महिलाएं भी पूजा प्रथा में भाग लेती थी, पूजा करती थी, भगवान की प्रार्थना करती थी। पुरुष भी भाग लेते थे। इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है? धार्मिक कार्य में भागीदारी। इसके अलावा पत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। पत्नी प्रथा, ऋग्वैदिक काल में भी पत्नी प्रथा प्रचलित थी, लेकिन पर्दा का पूर्ण रूप से अभाव था। तीसरा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। अभी क्या जाने? ऋग्वैदिक काल में। अब क्या जानेंगे? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, समान अधिकार में कमी। इसका मतलब महिलाओं को सम्मान उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था जितना ऋग्वैदिक काल में दिया जाता था। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा है? स्त्री सम्मान में कमी। उनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उनको उतना ज़्यादा इज्जत सत्कार नहीं मिलता था जितना पुरुषों को मिलता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कन्या के जन्म पर दुख प्रकट करना, ये किसके अनुसार बात की गई है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ऐसा बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में अगर किसी के घर में कन्या जन्म लेती है तो दुख प्रकट किया जाता था। इसका मतलब कि इसका प्रमाण आजकल भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके गांव नगर, आपके अगल बगल में बहुत ऐसा घर है जिस घर में अगर लड़की जन्म ले मिठाई बांटना तो दूर की बात है, लोग छठियार तक नहीं मनाते हैं। और वही घर में अगर लड़का जन्म ले लिया तो गली मोहल्ला पूरा मिठाई खिलाएंगे, धूमधाम से छठियार मनाएंगे। उत्तर वैदिक काल में भी अगर घर में कन्या जन्म ले ली, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसमें दुख प्रकट किया जाता था। आजकल के ज़माना में भी आप देखे होंगे कि कई घर ऐसा है कि घर में अगर लड़की जन्म ले तो मिठाई बांटना तो दूर की बात है, छठियार तक नहीं कराते हैं लोग। लिखेंगे कैसे? अथर्ववेद के अनुसार यह पता चलता है, या अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है कि उत्तर वैदिक काल में कन्या के जन्म होने पर दुख प्रकट किया जाता था। अगले लाइन से लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रथा प्रचलित थी। मतलब कि विवाह प्रथा प्रचलित थी, विवाह सबका होता था। विवाह करने के लिए स्त्री सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में स्त्री जन्म ले तो दुख प्रकट करते थे। अजीब लीला है। और बहु विवाह भी मौजूद था उस समय। बहु विवाह का मतलब यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि बहू से शादी कराना। ये बहु विवाह का मतलब बहू से शादी करना नहीं। बहु विवाह का मतलब होता है अनेकों विवाह करना। उस समय के जो धनवान लोग थे, उस समय के जो रिच पर्सन थे, उस समय के जो रुपया पैसा वाले लोग थे, जो धन संपत्ति में आगे थे, वे लोग अनेकों विवाह करते थे, 4-5 विवाह कर लेते थे वे लोग।
एक तो सबके लिए नेसेसरी था, एक तो कर ही लेते थे, लेकिन जो पैसा वाले लोग थे, जो धनवान व्यक्ति थे, वे अनेकों विवाह करते थे, अनेकों स्त्रियों को रखते थे। वे किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा गृह स्वामिनी, महिलाओं को गृह स्वामिनी का दर्जा दिया गया था, महिलाओं को इज्जत भी मिलता था। इज्जत उतना ज़्यादा भी नहीं मिलता था और इज्जत उतना कम भी नहीं मिलता था। अगला 4 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति। इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध के काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो बुद्ध काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। दयनीय का मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, महिलाओं की स्थिति खराब थी, उस समय सिचुएशन खराब थी। किस काल में? बौद्ध काल में। 4 दीवारी के अंदर, इसका मतलब कि महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रहना था, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। किस काल में? बौद्ध काल में। सम्मान अधिकार न मिलना, इसका मतलब कि जितना अधिकार पुरुषों को मिलता था उतना अधिकार महिलाओं को नहीं मिलता था। किस काल में? बौद्ध काल में। पिता के संपत्ति पर पुत्री का कोई हिस्सेदारी नहीं, जबकि माता के संपत्ति पर अधिकार होता था। बुद्ध काल में क्या होता था कि पिता के संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन माता के जो संपत्ति हैं उस पर लड़की का अधिकार होता था। यह किस काल की बात हो रही है? महात्मा बुद्ध के काल की बात हो रही है, बौद्ध काल की बात हो रही है। तो पिता के संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था, कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता था, लेकिन माता के संपत्ति पर उसको पूरा अधिकार मिलता था, उसके संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी होती थी। किसकी? लड़कियों की, महिलाओं की। स्त्री शिक्षा का प्रचलन, पहले तो सिचुएशन ऐसा था कि महिलाओं को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब भगवान बुद्ध को ये समझ में आए महिलाएं भी समाज के अंग होती हैं, तो धीरे धीरे महिलाओं को प्रेफरेंस देना शुरू किया गया, महिलाओं को भी शिक्षा देना चालू किया गया। तो पहले स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी उस समय लागू हो गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सिर्फ पुरुष ही भाग नहीं लिए थे, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी भाग लिए थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बुद्ध काल में महिलाओं की सिचुएशन कैसी थी, महिलाएं उसमें क्या योगदान देते थे, महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त थे, कौन से अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये क्या था? बुद्ध के काल में महिलाओं की स्थिति थी। अगला 5 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे महाकाव्य काल में महिलाओं की स्थिति। महाकाव्य का मतलब रामायण, महाभारत, भगवद गीता, तो इसको बोलते हैं महाकाव्य। तो रामायण के काल में, महाभारत काल में महिलाओं की सिचुएशन कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसको समझिए। तो स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था। महाकाव्य युग में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था, महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वे गृह स्वामिनी होती थी। महिलाएं क्या होती थी? गृह स्वामिनी होती थी। स्त्री अवध्य होती थी। अवध्य का मतलब स्त्रियों का वध करना वर्जित किया गया था उस समय। स्त्रियों को वध करना वर्जित था, स्त्रियों को मारना वर्जित था। किसमें? महाकाव्य काल में। महाभारत के अनुसार स्त्री अर्धांगिनी हुआ करती थी। महाभारत के अनुसार स्त्रियों क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। और महाकाव्य युग में स्त्रियों को वध करना वर्जित माना गया है, स्त्रियों का हत्या करना वर्जित माना गया है, स्त्रियों के हत्या पर पाबंदी लगाया गया है, रोक लगाया गया है। किस काल में? महाकाव्य काल में। 6 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति। मतलब कि राजपूत काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या सिचुएशन थी। तो शिक्षा पर विशेष बल देना। राजपूत काल में महिलाओं को शिक्षा पर पूर्ण रूप से बल दिया जाने लगा था। इसका मतलब कि महिलाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। पढ़ाई के क्षेत्र में सिर्फ लड़के ही आगे नहीं निकल रहे थे, लड़के के साथ साथ लड़कियां भी आगे निकल रही थी, लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। आज के ज़माना के अनुसार आजकल तो लड़का से कहीं ज़्यादा लड़की आगे निकल जा रही है सब पढ़ाई के मामला में। तो शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। किस काल में? राजपूत काल में। शस्त्र प्रशिक्षण देना। शस्त्र का मतलब होता है हथियार, शस्त्र का मतलब होता है औजार। तो अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। किसमें? राजपूत काल में महिलाओं को भी सिखाया जाता था कि तलवारबाजी कैसे किया जाता है, धनुष कैसे चलाएंगे, तीर कैसे चलाएंगे, धनुष को कैसे वार करेंगे, तलवार से कैसे वार करेंगे, फरसा से कैसे वार करेंगे। तो इस सब का ट्रेनिंग महिलाओं को भी दिया जाता था। किस काल में? राजपूत काल में। अश्वारोहण
अश्वारोहण का मतलब होता है घोड़सवारी भी सिखाया जाता था। घोड़ा को कैसे तेज भगाएंगे, युद्ध में घोड़ा को कैसे चलाएंगे। रथ चलाना सिखाया जाता था महिलाओं को, लड़कियों को सिखाया जाता था। लड़कों को तो सिखाया ही जाता था। लड़के तो युद्ध में भाग लेते ही थे, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी यह ट्रेनिंग दिया जाता था कि तीर धनुष से कैसे लड़ेंगे, तलवार से कैसे लड़ेंगे, घोड़ा को कैसे दौड़ाएंगे, घोड़ा को कैसे बचाकर आगे निकलेंगे। तो घोड़सवारी भी सिखाया जाता था महिलाओं को। किस काल में? राजपूत काल में। स्वयंवर का प्रचलन, स्वयंवर का मतलब आजकल के ज़माने में समझ लीजिए कि एंगेजमेंट का मतलब सगाई होना। तो सगाई का प्रचलन पहले ही से चलते आ रहा है। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था, धनुष तोड़ने के लिए शर्त रखा गया था कि जो ये धनुष तोड़ेगा उसी से सीता की विवाह होगी। तो सीता का जैसे स्वयंवर हुआ था, इस तरह का प्रथा पहले भी प्रचलित था और आज के ज़माने में भी प्रचलित है, जिसको आजकल हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं या सगाई बोलते हैं। तो सगाई वाला प्रथा पहले ही से चलते आ रहा था। सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती समझ ही रहे हैं, महिलाएं पहले सती हो जाया करती थी। तो सती प्रथा भी प्रचलित था उस समय। किस समय? राजपूत काल में। बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह भी हो जाया करता था। बाल विवाह का मतलब होता है कि जब बच्चों का उम्र बहुत छोटा रहता है तो बाल्यकाल में ही उसकी शादी करा दी जाती थी। माता पिता की मर्जी से बाल्यकाल में ही, छोटे उम्र में ही बच्चों की शादी करा दी जाती थी। इसको बोलते हैं क्या? बाल विवाह। बाल विवाह का भी प्रचलन कहाँ था? राजपूत काल में। तो ये आपके प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का कुछ विवरण था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।